प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके जो पद्य भाग में दिया हुआ है, पद्य भाग में पाठ है जिसे अपने पहले रहीमजाद जी की अलग अलग विशेषताएं, उनके काव्यगत विशेषताएं हमने पढ़ी है। आज हम आपके पाठ्यक्रम से नया अध्याय लेंगे, नया पाठ लेंगे, मैथिली शरण गुप्त। पाठ का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। उन रचनाओं के आधार पर इनकी कौन कौन सी काव्यगत विशेषताएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं कौन सी है, आपके जो रचना दी गई है उनमें हमें काव्यगत विशेषताओं के बारे में, काव्यगत विशेषताएं काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी काव्यगत विशेषताएं दी गई है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त है वो हिंदी के एक अग्रणी कवि माने जाते हैं, अग्रणी कवि रहे हैं। इनके काव्य में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय चेतना की और भारतीय संस्कृति की झलक सशक्त रूप से नजर आती है। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सन 1908 में रंग में भंग कृति के साथ में पदार्पण किया था, यानी कि तब से इनकी पहचान हुई थी। इसके बाद में भारती के प्रकाशन से इन हिंदी कवि समाज में उच्च स्तर प्राप्त हो गया। भारत भारती की रचना जीव ही इनके प्रकाशित हुई, लोगों के बीच में, समाज के बीच में आई, तब इनका स्थान बहुत ही उच्च हो गया कवि समाज में। उस काल में हिंदी भाषा की वर्तनीगत संशोधन का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ कर रखा था। उस कार्य में गुप्त जी भी शामिल हो गए। द्विवेदी जी ने इनके काव्य रचनागत संस्कारों को नई दिशा प्रदान की। तो महात्मा गांधी, यानी द्विवेदी जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी थे, उनका भी इनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। उनके जीवन से, यानी महात्मा गांधी के जीवन से इन्होंने वैष्णवी संस्कार इनमें जागृत हुई। इस प्रकार से सुधारवादी आंदोलनों का गुप्त जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। यही प्रभाव उनकी समस्त रचनाओं में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि काव्यगत विशेषताएं, ये किसी व्यापक और बहुमुखी साधना के धनी थे, काव्य साधना के धनी थे। और इनमें प्रमुख रूप से काव्यगत जो विशेषता है, देखने को पहला जो विशेषता नजर आती है इनके काव्य में, वह है राष्ट्रीय चेतना व देश प्रेम। राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम। देखिए, गुप्त जी की भारत भारती रचना में सर्वप्रथम उनको राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। इस रचना में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना से ही ये राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए हैं, यानी कि इस रचना के बाद में इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है। मातृभूमि कविता में गुप्त जी ने अपने देश प्रेम को सांस्कृतिक गौरव के साथ में अभिव्यक्ति दी है। जैसे कि सांस्कृतिक गौरव, यानी कि संस्कृति में जो विद्यमान था, उनको भी उन्होंने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया है, राष्ट्र के सामने रखा, राष्ट्र में समेटा है उसको। कहा है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह पूर्ण तारे मंडल है, बंदी विविध विहंग शेष फल सिंहासन है। यानी कि अपनी भारत भूमि पर जो जो पहाड़, नदियां, तारे, चंद्रमा जहां पर दिखाई देते हैं, और इस प्रकार से भारत भूमि की रचना की, यानी भारत भूमि की प्रशंसा की है। और प्रशंसा में भारत भूमि पर क्या क्या है उसको एक बहुत ही सुंदर उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। गुप्त जी के सामने प्राचीन गौरव और आधुनिक राष्ट्रीयता से युक्त देश और समाज की संकल्पना थी। फलस्वरूप युगीन चेतना का स्वर उनकी रचनाओं में अधिक मुख्य दिखाई देता है। साथ ही उनके चिंतन का भी स्वर है, यानी कि एक तरह से मुखरित तो है ही, इनकी रचनाएं मुखरित तो है, लेकिन कहीं न कहीं ये चिंता की भी बात कह देते हैं। क्या कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ
विचारे बैठकर ये समस्या ही सभी। हम पहले क्या थे, क्या हो गए पता नहीं, आगे जाकर क्या होंगे। कुछ तो समस्याएं हैं जिन पर हमें आज ही गंभीरता से हमें विचार करना है, सब मिल बैठ के विचार करना है। एक तरह से चिंतन की बात भी गुप्त जी कहना चाह रहे हैं अपने रचनाओं के माध्यम से। दूसरी जो उनकी काव्यगत विशेषता में दूसरे जो बिंदु निकल के आता है वह है गांधीवादी मानवतावादी आस्था। गांधीवादी मानवतावादी आस्था। गुप्त जी सुधारवादी आंदोलन के साथ थे, गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। इस कारण उनकी रचनाओं में गांधीवादी चिंतन का पर्याप्त समावेश हुआ है। उन्होंने जन साधन का कल्याण करना, लोक मंगल का प्रसार करना, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना तथा सादा जीवन उच्च विचार का आचरण करना आदि पर बहुत ज्यादा बल दिया है। साकेत जो उनकी रचना है, महाकाव्य है, गुप्त जी ने इस साकेत में गांधीवादी व मानवतावादी चिंतन एवं आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। मनुष्यता कविता में इन्होंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यानी कि साकेत में और मनुष्यता में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कि मनुष्य भाई है और इसमें विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है। ये अपने आप में एक तरह से पुरुष है, पिता है, सब कुछ इसमें सारी शक्ति समाई हुई है। सबके एक तरह से इसमें मनुष्य में ही ब्रह्म है, मनुष्य में पूरी ताकत है। इस प्रकार से उन्होंने मनुष्यता नामक जो कविता लिखी है उसमें एक तरह से संबोधन किया है। गांधी जी ने जिस रामराज्य की आदर्श कल्पना की थी और जिस विश्व मानवता का उद्घोष किया था, गुप्त जी ने उनका पूर्णतया समर्थन किया और अपनी रचनाओं में अनेक स्तरों पर विश्व बंधुत्व की आस्थावादी भावना व्यक्त की है। यानी गांधी जी से शिक्षा लेकर, गांधी जी के जीवन से एक तरह से प्रेरणा लेकर, उनसे ओतप्रोत होकर उन्होंने मानव मात्र की कल्याण की बात अनेक रचनाओं में अनेक स्तरों पर कही है। और भारत नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व की बात की है। पूरा संसार ही एक भाईचारा है, भाईचारे में रहेगा तो सबका कल्याण रहेगा। ऐसे उन रचनाओं में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तीसरा जो उनकी काव्यगत विशेषता में तीसरा जो बिंदु निकल के आता है वो है वैष्णव संस्कारों का प्रभाव। वैष्णव संस्कारों का प्रभाव। गुप्त जी को बचपन से ही वैष्णव संस्कार मिले थे। वे रामराज्य की कल्पना के पक्षधर और राम भक्त कवि थे। अपने वैष्णव संस्कारों के कारण वे अति उदार और सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में हिंदू संस्कृति और भारतीय दर्शन का गायन होने पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। उनकी ये विशेषता गुरुकुल तथा काबा और करबला रचनाओं में देखी जा सकती है। गुप्त जी वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे। शील, सदाचार और आदर्श संस्कार उनके लिए गाहे थे। फलस्वरूप उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के विविध आदर्शों की प्रतिष्ठा भी दिखाई देती है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी के वैष्णव संस्कार प्रमुख रूप से मुद्रित होते हैं। यथा वो कहते हैं साकेत में, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। मैं आर्यों का सादर संदेश बताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। यानी कि भारत के निवासी जो अपने आप को आर्य की संतान मानते हैं, उनको और का आदर्श मैं बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए ये जो धन है वो तुच्छ है, तुझको तुच्छ समझो और सुख शांति के लिए
सुख शांति के लिए त्याग की भावना पैदा करो। यही अपना आदर्श था, आर्यों का आदर्श था। ये गुप्त जी ने साकेत में स्पष्ट रूप से संदेश देते हुए नजर आते हैं। आगे जो उनके महाकाव्य में जो बिंदु निकल के आते हैं विशेषताओं का, वह है नारी स्वातंत्र्य एवं सम्मान की भावना। नारी की स्वतंत्रता और सम्मान की भावना। गुप्त जी यह अनन्य विशेषता मानी जाती है। उन्होंने साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया आदि रचनाओं में नारी स्वातंत्र्य, नारी स्वावलंबन एवं गौरव गरिमा का प्रभावपूर्ण निरूपण किया है। पंचवटी में वनवासिनी सीता को धर्मावलंबिनी चित्रित करते हुए गुप्त जी ने नारी गरिमा की अभिव्यक्ति की है। जीवन में नर नारी परस्पर सहगामी पथिक होते हैं, लेकिन उनके बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रस्त जीवन की सुख शांति समाप्त हो जाती है। इसी भाव को गुप्त जी ने अपने काव्य में रखा है। गुप्त जी की रचनाओं में साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों का सुंदर चित्रण हुआ है। नारियों के प्रति उनकी करुण भावना ही नहीं, अपितु अतिशय करुणा के दर्शन होते हैं। इनके चरित्रांकन से नारी चरित्र का सहज स्वाभाविक त्यागमय जीवन अभिव्यक्त हुआ है। यशोधरा, उर्मिला, विष्णु प्रिया जैसी आदर्श नारियां हैं, जिन्हें त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव एवं करुणा से ओतप्रोत दिखाया गया है। जो कि ये किसी नारी के जो पात्र है, वो उनके आत्मसम्मान और करुणा के गौरव के ये प्रतीक, जो नारी पात्र है ये प्रतीक है, जो कि इन्होंने प्रमुख रूप से, यानी गुप्त जी ने प्रमुख रूप से इनको स्थान दिया है। इनके काव्यगत विशेषता में जो और बिंदु निकल कर आता है, वो पांचवा बिंदु है समाजोन्मुखी काव्य चेतना। गुप्त जी की सभी रचनाओं में उदार चरित्र चित्रण की प्रधानता दिखाई देती है। साथ ही देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा उनमें स्पष्ट देखी जा सकती है। वे ग्राम और नगर, अरण्य और जनपद दोनों के सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। इस कारण वे अपने कवि क्रम को समाजोन्मुख बनाने में सचेष्ट नजर आते हैं। वो गांव, वन, शहर, गली सभी का समान रूप से विकास चाहते हैं। गुप्त जी ने नहुष, किसान, प्रदक्षिणा, झंकार, जय भारत इत्यादि रचनाओं में अपने समाजोन्मुखी काव्य चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है तथा राजा प्रजा की सहभागिता को समाजोन्नति के लिए परमावश्यक बतलाया है। राजा और प्रजा की आपस में जो अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना कर्म है, यदि वो करते जाएंगे तो समाज निश्चित तौर पर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। नहीं तो उसे क्षेत्र का, उस नगर का कोई कल्याण नहीं हो सकेगा। सिर्फ राजा और प्रजा को अपने अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए कर्म पथ पर लगातार चलना होगा। ये एक तरह से इनकी काव्य में विशेषता नजर आती है। आगे जो छठा बिंदु उनके काव्य में विशेषता के रूप में देखा जा सकता है, वह है काव्य शिल्प। काव्य शिल्प गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में अधिकतर कथानक पुराण इतिहास से लिए हैं, परंतु उन्हें अपनी राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप ढालकर सामाजिक संदर्भों को लक्ष्य करके निरूपित किया है। इन्होंने प्रबंध मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है तथा कथानक के अनुरूप गेयता का ध्यान रखा है। इनकी गहन रचनाओं में भक्त कवियों की तरह का आत्मनिवेदन है।
तो रीतिवादियों का सौंदर्य विधान भी है। गुप्त जी ने अप्रस्तुत विधान तथा अलंकारों का पूरा ध्यान रखा है तथा छंदों की गति के साथ भाषा की अभिव्यक्ति में मधुरता, वक्रता और विदग्धता का पर्याप्त समावेश किया है। गुप्त जी के काव्य शिल्प के संबंध में डॉक्टर अरविंद पांडे जी कहते हैं, उनके प्रारंभिक रचनाओं में संस्कृत शब्द बहुल भाषा के दर्शन होते हैं, बोलचाल के शब्द भी हैं और दोनों का अनमोल प्रयोग भी। पंचवटी में भाषा का सहज रूप दिखाई देता है। एक बात यहाँ स्पष्ट कर देनी होगी कि व्याकरण सम्मत चुस्त दुरुस्त वाक्य का प्रयोग गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में देखा जा सकता है। यशोधरा तक पहुंचते गुप्त जी को भाषा का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वे सहज ही अपने विविध भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। यानी कि जो शुरुआत उन्होंने पंचवटी में की थी सोच समझ के, लेकिन जो ही वो कालांतर में रचना करते हैं, विभिन्न प्रकार की रचनाओं के निर्माण के करते हैं, यानी कि उनकी रचनाओं को लिखते जब वो एक तरह से यशोधरा रचना पर आते हैं तो उन्होंने भाषा पर इतनी पकड़ हो जाती है, अधिकार हो जाता है कि वो विविध आयाम उसमें जोड़ते चले जाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से उन्होंने भाषा के अर्थ गांभीर्य को बढ़ाया है। भावानुकूल, प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल भाषा प्रयोग की क्षमता उनके काव्य को सरस बनाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य सौष्ठव अनेक विशेषताओं से मंडित है। उनके काव्यगत भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, लोकमंगल, नैतिकता, सांस्कृतिक गौरव, गरिमा, पवित्रता एवं वैष्णव संस्कार मुखरित दिखाई देते हैं। काव्य शिल्प की दृष्टि उनकी रचनाएं प्रभावशाली है और उनमें अभिव्यक्ति की सहजता तथा भाव की सशक्तता द्रष्टव्य है, दिखाई देती है। अलंकार प्रयोग, अप्रस्तुत विधान, छंद वियोजना के साथ की भाषा का विशुद्ध प्रयोग उनकी अनन्यता विशेषता है। हिंदी को समृद्ध और प्रभावपूर्ण बनाने में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है और इनके स्थान से कोई भी बाद के कवि इनके स्थान पर कोई टिक नहीं पाया। एक तरह से यदि देखा जाए तो पूर्ण रूप से राष्ट्र कवि के जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थे, कोई कवि यदि नजर आता है तो वो केवल एक ही नजर आते हैं जिसमें संपूर्ण विशेषता अपने आप में एक समाहित कर ली। एक तरह से विराट जो व्यक्तित्व के धनी थे वो केवल मैथिली शरण गुप्त थे। इनसे दूसरे लोगों ने भी प्रेरणा ली और इनके जीवन पर दूसरे अनेक महात्माओं का, अनेक युग पुरुषों का प्रभाव रहा, जिनके कारण से उनकी रचनाओं पर वो प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आपके गुप्त जी के काव्यगत विशिष्टता के बारे में कोई प्रश्न आए तो आप निश्चित तौर पर बिंदुवार और उदाहरण सहित इसके उत्तर देने की आप कोशिश करोगे। आगे के वीडियो में हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।